गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सीए आशीष ग्रोवर दिल्ली स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। एनपीओ में हमें क्या समझना है? सबसे पहला एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि एनपीओ होता क्या है। बेटा देखो, एनपीओ क्या है? कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशन which do not work for प्रॉफिट मोटिव या ऑब्जेक्ट। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती वो एनपीओ है। ऐसा नहीं है, एनपीओ का मीनिंग है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लॉस में चलेगी उसको प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एनपीओ को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, पर उसका काम प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, वो उसके लिए काम नहीं करती। जैसे हम कोई भी एक नॉर्मल बिजनेस देखते, कोई भी नॉर्मल बिजनेस में मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? हम कोई भी बिजनेस करते हैं, आप सीए कर रहे हो, अगर प्रैक्टिस करोगे वो एक बिजनेस की तरह ही हो गया। उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा? किसी भी नॉर्मल बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट सिर्फ एक होता है, प्रॉफिट अर्निंग। बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो उसका मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे आप देखते हो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हाउसेज हैं, वो हॉस्पिटल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, तो क्या वो लोगों को सर्विस दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। उनका काम अभी भी प्रॉफिट अर्निंग है। उससे क्या है, वो सब सामाजिक कार्य करने से, सोशल एक्टिविटीज करने से उनकी मार्केट में रेपुटेशन बढ़ती है, उनके शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, ब्रांड वैल्यू बनती है। वो भी एक तरह से प्रॉफिट के लिए ही वो काम भी करती। पर जो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। अपने मेंबर को सर्विस देना, वो एनपीओ का मेन ऑब्जेक्ट है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं। मेन ऑब्जेक्ट मतलब हो गया कोई एनपीओ है। जैसे एनपीओ के एग्जाम्पल है क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल, ट्रस्ट, सोसाइटीज। ये सब गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो होते हैं, कॉलेज, ये सब एनपीओ हैं। जो गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेज हैं, प्राइवेट नहीं। इनका मेन काम क्या होता है? अपने मेंबर को सर्विस देना। जैसे हम क्लब की बात करें, इसी का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब एक क्लब है, तो क्लब का मेन काम क्या है? क्लब के अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, उनको सर्विस देना। सर्विस मतलब वहां पे स्विमिंग पूल होगा, वहां पे जिम होगा, वहां पे कार्ड रूम होगा, बार होगी, डाइनिंग हॉल होगा, बहुत सारी वो तंबोला खिलाएगा, कई तरह की गेम्स होंगी। जितने फेस्टिवल, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, वैसाखी आएंगी, सब वहां पे मनाएंगे। क्लब का काम यही।
तो वो ये सारे काम किसके लिए कर रहा है? अपने मेंबर को सर्विस देने के लिए। उसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है कि वो पैसा कमाना चाहता है इसलिए कर रहा है। पर ऐसा नहीं है कि क्लब लॉस में चलेगा। भाई क्लब को भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, नॉर्मल बिजनेस की तरह। पर उसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्निंग नहीं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? अपने मेंबर को सर्विस देना। इसमें उसको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, एक नॉर्मल बिजनेस की तरह। इतनी बात हमें समझनी। अब देखो बेटा, इसमें हमें आगे क्या समझ, जैसे हम एक क्लब की बात कर रहे हैं, तो क्लब में क्या होता है कि हम एक बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जो भी एनपीओ है, अब हम उसकी अकाउंटिंग समझ रहे हैं। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये आप मान के चलो एक सिंपल कैश या बैंक अकाउंट की तरह, जैसे नॉर्मल कैश या बैंक होता है, बस ये वही है। इसमें हम क्या लिखते हैं? रिसीट एंड पेमेंट। जो भी पैसा हमें मिल रहा है या हम पे कर रहे हैं, उसको हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। इसमें क्या होता है? जो भी पैसा हमें मिल रहा है या हम पे कर रहे हैं, चाहे उसका नेचर कैपिटल हो, चाहे उसका नेचर रेवेन्यू हो, दोनों इसमें आते हैं। जैसे हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं, वो एक कैपिटल नेचर है। हम सैलरी पे कर रहे हैं, रेवेन्यू नेचर। पर हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो रिसीट पेमेंट में आएगा ही, वो एक सिंपल कैश बैंक की तरह। हम सैलरी भी पे कर रहे हैं तो पेमेंट जारी है, उसमें आएगा ही। ऐसे ही जो रिसीट है, पैसा हमें मिल रहा है, वो चाहे बिल्डिंग बेचने से मिल रहा है, चाहे हमें डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड मिलना रेवेन्यू हो गया, इंटरेस्ट मिलना रेवेन्यू हो गया, और बिल्डिंग बेचना कैपिटल हो गया, पर वो भी इसी में आएगा। चाहे कैपिटल रिसीट हो, रेवेन्यू हो, पेमेंट कैपिटल हो, रेवेन्यू हो, इसी में आती। दूसरी बात, अगर हम रिसीट एंड पेमेंट बना रहे हैं फॉर द ईयर 1920, तो इस 1920 के रिसीट पेमेंट में इस ईयर का भी अमाउंट आता है, पिछले ईयर का भी आता है, और अगले ईयर का भी आता है। रिसीट पेमेंट में किसी भी ईयर का अमाउंट आ सकता है। अगर हम ईयर 1920 19-20 का रिसीट पेमेंट बना रहे हैं, उसमें उस साल का भी आएगा, उसमें पिछले का भी आ सकता है, उसमें अगले का भी आ सकता है। अब मैं इस पे थोड़ा प्रकाश डालता हूं, इसका मीनिंग क्या है जो अभी मैंने बात लिखी। देखो, हम अगर बना रहे हैं रिसीट पेमेंट, हम अगर रिसीट पेमेंट बना रहे हैं, किस ईयर का? 1920 का, 2019-20 का। अब इस रिसीट पेमेंट में हमने सैलरी पे की 1920 की, वो इसमें आ रही, तो इस ईयर का आ गया। अब पिछले ईयर 18-19, ये लास्ट ईयर, इसमें सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, हमने पे की नहीं थी, और अभी इसको जाके हमने पे किया 1920, तो वो भी इसमें आएगा। समझने की बात देखो, एक्सपेंस था वो पिछले साल का, खर्चा पिछले साल का था, क्योंकि पिछले साल सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, अकाउंटिंग एक्रूवल पे होती, पर उसकी पेमेंट कब हुई? अगले साल 1920, तो वो अमाउंट तो 18-19 का है, पर क्योंकि पेमेंट 1920 में हो रही है तो वो इसमें आता है। जैसे ये हम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 20, इस पूरे साल में जो भी पैसा हमें मिला या हमने पे किया वो इसमें आ रहा है, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, इससे मतलब नहीं है। ऐसे ही देखो बेटा, नेक्स्ट ईयर है 2020-21, ये अगला साल है। अब हम इसकी भी सैलरी पे कर देते हैं, जिसको बोलते हैं सैलरी प्रीपेड, एडवांस में दे देते हैं किसी को, और पेमेंट 19-20 में हो रही, तो वो भी इस ईयर में आ रही है, जबकि वो तो खर्चा अगले साल का है। हम एडवांस दे रहे हैं, एक्सपेंस तो अगले साल ही बुक होगा, एक्रूवल तो तभी होगा उसका। तो हमें समझना क्या है, जो हम रिसीट पेमेंट बनाते, इसमें खर्चा किसी ईयर का हो, अगर उसकी रिसीट पेमेंट इस ईयर में हो रही है तो वो इस ईयर में आएगा। जैसे 2019-20, इसका रिसीट पेमेंट, उसमें हम इस साल का भी अमाउंट लिख रहे हैं, पिछले का भी लिख रहे हैं, अगले का भी लिख रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं रिसीट पेमेंट। दूसरा मैंने क्या बताया, इसमें हम कैपिटल भी लिखते हैं, रेवेन्यू भी लिखते हैं। जैसे हमने सैलरी पे की, रेवेन्यू आइटम है, बिल्डिंग खरीदी, कैपिटल है, दोनों इसमें आते। अब हम बेटा नेक्स्ट समझ रहे हैं, हमने अभी समझा रिसीट पेमेंट। देखो एनपीओ जो टॉपिक है, बच्चों को लगता है कि यह टॉपिक टफ है, ऐसा बच्चे मुझे बताते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बेटा एनपीओ, इससे आसान कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक दुनिया में नहीं। आपको सिर्फ बेसिक बातें समझनी है जो मैं बता रहा हूं। आपने अगर वो समझ ली, आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एनपीओ पढ़ाने लग जाओ, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। बस आपको बेसिक पे ध्यान दें। बेसिक मैंने बेटा अभी तक क्या बताया, पहली बात बताई, एनपीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। उसका काम है अपने मेंबर को सर्विस देना, उसमें घाटा भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। दूसरा मैंने बताया एनपीओ की अकाउंटिंग, उसमें मैंने बताया जी एनपीओ जो होता है उसमें हम बनाते हैं रिसीट पेमेंट। रिसीट पेमेंट सिंपल कैश बैंक अकाउंट की तरह, इसमें जो पैसा हमें मिल रहा है या हम पे कर रहे हैं वो आता है, चाहे उसका नेचर कैपिटल हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे वो किसी भी ईयर का हो। अगर रिसीट पेमेंट करंट ईयर में हो रही है तो वो इसमें आएगा। अब हम देखो बेटा आगे समझ रहे हैं, आगे हम समझ रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें बेटा क्या समझना है, ये एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, ट्रेडिंग P&L की तरह। इसमें हम रेवेन्यू, एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करते, कैपिटल नहीं आता ट्रेडिंग P&L, और वो भी सिर्फ करंट ईयर का आता है। ट्रेडिंग P&L में करंट ईयर का आता है क्या, रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड इनकम। बात समझ रहे, क्योंकि हम सैलरी लिखते हैं उसमें, बिल्डिंग थोड़ी P&L में आती है, तो ये वैसा ही। अब देखो समझना क्या है, रेवेन्यू, एक्सपेंस, इनकम सिर्फ करंट ईयर का आएगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी, अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर 1920 का बना रहे हैं तो बस इस ईयर की सैलरी इसमें आ सकती है, ना तो पिछले साल की सैलरी इसमें आ सकती है, ना अगले साल की आ सकती, क्योंकि अकाउंटिंग हम करते हैं एक्रूवल पे। जैसे 18-19 की जितनी सैलरी बनती है वो इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी, पे हुई चाहे नहीं हुई उससे मतलब नहीं है।
पर पिछले साल की सैलरी पे इस साल में भी हुई, इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आ सकती। अगले साल की सैलरी इस साल पे हुई, इसमें नहीं आ सकती, रिसीट पेमेंट में आ सकती है। इसमें सिर्फ करंट ईयर की आती है, क्योंकि इससे हमको करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस निकालना। दूसरा, इसमें कैपिटल आइटम नहीं आते, सिर्फ रेवेन्यू आते। जैसे सैलरी यहां पे आ रहा है, बिल्डिंग अगर होता तो इसमें थोड़ी आ जाता। बिल्डिंग एक कैपिटल एक्सपेंस है, वो इसमें नहीं आ सकता। इसमें सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम आ सकता। देखो बेटा, मैंने क्या बताया, दो अकाउंट है, एक रिसीट पेमेंट है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो रिसीट पेमेंट है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें रेवेन्यू भी आता है, कैपिटल भी आता है। इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम आते, इसमें करंट ईयर का अमाउंट आता है, लास्ट ईयर का भी आ सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी आ सकता है। और इसमें सिर्फ किसका आता है, करंट ईयर का। ना तो इसमें पिछले साल का आ सकता है, ना अगले साल का आ सकता है। इतनी बात बस अभी तक मैंने आपको एक बेसिक बताया। देखो धीरे धीरे इस बात को समझ। अगर एक बार बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन कुछ नहीं है, कोई भी आप कर सकते हो। अब देखो बेटा, आगे हम समझते हैं। मैंने बताया रिसीट पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या हम डिफरेंस देख रहे हैं, उसको हम समझ। अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स। कुछ आइटम्स की ट्रीटमेंट हम कैसे एनपीओ में करते हैं, इसको हमें समझ। इसके लिए मैं आपको एक बेसिक और समझाऊंगा। हमें पता कैसे चलता है कौन सा आइटम रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल। तो बेटा, रेवेन्यू होता है सैलरी, कैपिटल होता है बिल्डिंग। समझना क्या है, रेवेन्यू रेकरिंग होता है, बार बार होता है। कैपिटल नॉन रेकरिंग, बार बार नहीं होता। एक रेकरिंग है, एक नॉन रेकरिंग। जैसे देखो, समझना क्या है, आपको समझना यह है कि रेकरिंग क्या है, नॉन रेकरिंग क्या है। सैलरी हम हर महीने देते, रेंट हम हर महीने देते, टेलीफोन बिजली का बिल हर महीने भरते हैं, वो रेकरिंग है, बार बार हो। बिल्डिंग नॉन रेकरिंग है। क्यों? बिल्डिंग हमने एक बार खरीदी, उसकी लाइफ 50 साल है, तब तक हमें बिल्डिंग की जरूरत नहीं। मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंस, क्योंकि इनकी हमें दोबारा जरूरत कुछ सालों के बाद पड़ेगी। हर महीने ऐसा खर्चा हो, ऐसा नहीं। तो इससे हम समझ जाएंगे क्या रेवेन्यू है, क्या कैपिटल। अब आप देखो बेटा, मैं क्या बता रहा हूं। अब हमें समझना है देखो बेटा, अब हम समझ रहे हैं कुछ आइटम की ट्रीटमेंट।
treatment of certain items. इसमें फर्स्ट आइटम आप लिखो सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट आइटम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे क्लब है, क्लब के जितने भी मेंबर हैं वो मेंबर एवरी मंथ, हर महीने क्लब को कुछ अमाउंट पे करते हैं मेंबर बने रहने के लिए। वो होता है सब्सक्रिप्शन। अगर हम क्लब की बात करें, क्लब के लिए सब्सक्रिप्शन एक रेकरिंग आइटम है, रेवेन्यू आइटम। ये बार बार क्लब को मिलेगा। जो क्लब होता है उसके लिए ये एक रेकरिंग आइटम है, बार बार क्लब को ये मिलेगा। तो अगर क्लब को बार बार ये अमाउंट मिल रहा है, वो रेकरिंग है, तो हमें क्या समझना है, रेकरिंग अमाउंट जो भी होता है, रेकरिंग अमाउंट क्लब के लिए रेवेन्यू आइटम है। जब हम रिसीट पेमेंट बनाएंगे, यहां पे रिसीट आ रही है, यहां पे पेमेंट आ रही, तो इसमें यहां पे आएगा सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वो पैसा हमें मिल रहा है। पर इसमें जैसे हम रिसीट पेमेंट 1920 का बना रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन 1920 का भी आ सकता है, 1819 का भी आ सकता है, 2021 का भी आ सकता है। रिसीट पेमेंट 1920 का हम बना रहे हैं, उसमें सब्सक्रिप्शन रिसीट में आएगा, क्योंकि पैसा क्लब को मिल रहा है और ये एक रेवेन्यू आइटम रेकरिंग है, बार बार मिल। अब जब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसी ईयर का, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहां पे एक्सपेंस आता है, यहां पे इनकम आती। तो इसमें आएगा बाय सब्सक्रिप्शन इनकम में, पर यहां सिर्फ करंट ईयर 1920 का ही आएगा, ना तो पिछले साल का आ सकता है ना अगले साल का आ सकता है। ये इन दोनों में डिफरेंस। हमें क्या समझना है, सब्सक्रिप्शन क्लब को मिल रहा है तो वो पैसा आ रहा है, रिसीट हो गया, रिसीट पेमेंट में आएगा। दूसरा, ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन क्लब के लिए इनकम है, तो इनकम में भी आएगा। बात समझ रहे? तो ये रिसीट है और इनकम, ये हमें बात समझनी। इसके बाद बेटा देखो, नेक्स्ट आइटम हमें समझना है सेकंड। सेकंड आइटम क्या है, एंट्रेंस फी, या इसको एंट्रेंस डोनेशन भी बोलते। एंट्रेंस फी या एंट्रेंस डोनेशन, अब हमें क्या समझना है, एंट्रेंस फी या एंट्रेंस डोनेशन होती क्या है मैं बताता हूं। बेटा जैसे क्लब है, क्लब में जब कोई मेंबर एडमिट होता है, मतलब क्लब में ज्वाइन करता है,
तो वो मेंबर उस टाइम ये एंट्रेंस फी या एंट्रेंस डोनेशन देता है। अब आपको मुझे बताना है कि एंट्रेंस फी रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग, ये बार बार होगा कि बार बार नहीं होगा। एंट्रेंस फी रेकरिंग है या एंट्रेंस फी नॉन रेकरिंग है, ये बताना। तो जितना बच्चे मुझे रिस्पांस दे रहे हैं, मेरे सामने आ रहा है, उसमें मुझे दिख रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको नॉन रेकरिंग बता रहे। उनको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उनको लग रहा है भाई मेंबर को एक ही बार लाइफ में ये एंट्रेंस फीस देनी है, तो ये रेकरिंग नहीं होगी, नॉन रेकरिंग होगी। देखो यहीं आप फंस जाओ। आप सीए बनने जा रहे हो बेटा, बातों को अच्छे से समझ। देखो यहां पे हम अकाउंटिंग मेंबर की नहीं कर रहे, क्लब की कर रहे हैं। अकाउंटिंग हम किसकी कर रहे हैं, क्लब की या मेंबर की? क्लब की, मेंबर की थोड़ी कर रहे हैं। तो हमें क्लब के एंगल से देखना है क्या रेकरिंग है और क्या नॉन रेकरिंग है। तो क्लब के लिए एंट्रेंस फी रेकरिंग है, क्योंकि क्लब में तो नए मेंबर आते रहेंगे, पुराने जाते रहेंगे। ऐसा थोड़ी क्लब एक बार बन गया और कोई मेंबर उसमें आएगा ही नहीं उसके बाद। क्लब में तो हर महीने नए नए मेंबर आते रहेंगे। तो क्लब के लिए वो रेकरिंग है, मेंबर के लिए नॉन रेकरिंग है। पर हम अकाउंटिंग तो क्लब की कर रहे हैं, मेंबर की थोड़ी कर रहे हैं। तो हमें क्या समझना है, एंट्रेंस फी रेकरिंग आइटम है क्लब के केस। तो इसका हम केस 1 समझते हैं। हमें दिया हुआ है एंट्रेंस फी रिसीव्ड ₹1 लाख। तो हम क्या करेंगे, रिसीट पेमेंट। यहां पे रिसीट में एंट्रेंस फी आएगा 1 लाख। दूसरा मैंने बताया ये रेवेन्यू आइटम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी एंट्रेंस फी 1 लाख आ जाएगा, क्योंकि जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, एक रेवेन्यू आइटम है, बार बार क्लब को मिले। अब मैं इसमें देता हूं केस 2। हमें क्वेश्चन आता है, उसमें लिखा है एंट्रेंस फी रिसीव्ड 1 लाख is to be capitalized। ये आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऐसा करना है, एंट्रेंस फी को क्या करना है, कैपिटलाइज करना। एंट्रेंस फी रिसीव हुई 1 लाख, उसको हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना। अब देखो इसमें हमें समझना क्या है बेटा, इसमें यह समझना है अगर ऐसा आ गया तो हम क्या करेंगे, जब हम रिसीट पेमेंट बनाएंगे, यहां पे एंट्रेंस फी 1 लाख आएगा, पैसा तो मिल ही रहा है, पर अब क्वेश्चन कह रहा है इसको कैपिटलाइज करो। तो ये फिर अब इनकम में नहीं आ सकता। कहां आएगा, जब हम बनाएंगे क्लब की बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के यहां पे एक लायबिलिटी साइड पे एक आइटम होता है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड क्या होता है, जैसे प्रोप्राइटरीशिप में प्रोप्राइटर का कैपिटल है, पार्टनरशिप में पार्टनर कैपिटल है, कंपनी में शेयर कैपिटल है, एनपीओ में होता है कैपिटल फंड। बात वही। अब आप मुझे बताओ, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे
अभी उसका डिटेल फॉर्मेट में दूंगा, उसमें सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा, जो प्रॉफिट लॉस की तरह ही होता है। ये सरप्लस प्रॉफिट हो गया, डेफिसिट लॉस हो गया। हम जब नॉर्मल ट्रेडिंग पी एंड एल पढ़ते हैं, पी एंड एल में नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता है, कहां जाता है वो? कैपिटल। तो ये भी यहीं जाएगा, जो सरप्लस है डेफिसिट है इसी में जाएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर एंट्रेंस फी गिवन है और लिखा है उसको कैपिटलाइज करो, तो हमें करना क्या होगा, उसको इस कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देना होगा 1 लाख। अब इसमें आपको समझना है कि हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन मैं बता रहा हूं। देखो, अगर हम उसको यहां इनकम में लेते तो इनकम में आने से वो सरप्लस में आता, और सरप्लस कहां ऐड होता? कैपिटल फंड में। पर अगर क्वेश्चन कह रहा है एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करो, तब हमें उसको इनकम में नहीं लेना, सीधे कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देना है, क्योंकि इनकम में भी लेते हैं तो वहां आके वो सरप्लस में आता, और सरप्लस कहां जाता? कैपिटल फंड। बात वही हो गई। पर ऐसा तब करना है जब वो कह रहा है कि एंट्रेंस फी को क्या कर दो? कैपिटलाइज कर दो। मतलब इनकम में मत लो, बैलेंस शीट में लो। दूसरा डाउट आपके माइंड में आ सकता है, जी लायबिलिटी में क्यों ले लिया इसको, वो भी मैं बताता हूं। देखो बेटा, जब एंट्रेंस फी मिलेगी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश बैंक डेबिट होगा और एंट्रेंस फी क्रेडिट होगी, ये जर्नल एंट्री। अब एंट्रेंस फी हो रही है क्रेडिट, तो जो भी आइटम क्रेडिट हो रहा है वो या तो इनकम होगा, और अगर वो इनकम नहीं है तो वो लायबिलिटी में आएगा, नहीं तो बैलेंस शीट ही टैली नहीं होगी आपकी। ये अकाउंटिंग का सिंपल एक बात है जो आप 11 से पढ़ते आ रहे हो। डेबिट बैलेंस होता है एक्सपेंस और एसेट का, और इनकम और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर हम किसी चीज को इनकम में ले रहे हैं क्योंकि वो क्रेडिट है, आपने देखा एंट्रेंस फी एंट्री में क्रेडिट हुई, तब तो वो आ रही है इनकम में। इनकम में नहीं आ रही तो किस में आएगी? लायबिलिटी में। तीसरी जगह नहीं आ सकती, 2 ही जगह आ सकती। इसलिए मैंने आपको एंट्री बताई। सीए फाइनल तक कभी अकाउंटिंग में कोई बात समझना है बेटा, जर्नल एंट्री कर लेना। मेरा नंबर आपके पास है, हमेशा के लिए टेंशन मत लो। जर्नल एंट्री कर देना, फाइनल तक मैं हेल्प करूंगा आपकी। कोई हमारा रिश्ता जो है फाउंडेशन का नहीं है। जब तक आप सब सीए बन नहीं जाते, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। कोई हेल्प आपको आर्टिकलशिप में चाहिए, आगे सीए फाइनल तक चाहिए, इंटर में चाहिए, मैं बैठा हूं, मेरा नंबर है आपके पास। तो बेटा देखो, हमें समझना है, जर्नल एंट्री करने से बहुत सारी बातें समझ आ जाती। अगर ये इनकम में नहीं गया तो कहां गया? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, कैपिटल फंड में जाके ऐड हो। ऐड उसमें ही क्यों हुआ ये भी मैंने बताया, क्योंकि वो सरप्लस में आता तब भी वहीं आता, बात वही। अब आप देखो बेटा केस 3। केस 3 क्या है? लिखा हुआ है एंट्रेंस फी रिसीव्ड 1 लाख। 1 लाख की एंट्रेंस फी मिली। %40 is to be capitalized। यही आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि इतना % जो है वो कैपिटलाइज कर दो। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बेटा करना क्या है? रिसीट पेमेंट। इसमें तो एंट्रेंस फी 1 लाख आएगा, पैसा तो पूरा मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, इसमें आएगा बाय एंट्रेंस फी 60,000 जो कैपिटलाइज नहीं कर रहे, और बैलेंस शीट यहां पे कैपिटल फंड
इसमें ऐड होगा एंट्रेंस फी कितना, 40,000, जो कैपिटलाइज करना। ये तो सिंपल हो गया। अगर एक पर्टिकुलर पार्ट लिखा है कैपिटलाइज करो तो बस उतना जाएगा बैलेंस शीट में, बाकी इनकम में आ गया। अब वो परसेंटेज में हो सकता है या ऐसा हो सकता है हाफ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज कर दो, 1/3 कर दो, 1/5 कर दो, कैसा भी होगा उतना अमाउंट हमें बैलेंस शीट में लेना है। बाकी कहां लेना है, इनकम। ये मैंने आपको बेटा बताया क्या, एंट्रेंस फी। उसके 3 केस मैंने आपको समझाए। और मान के चलो एनपीओ का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, सब्सक्रिप्शन एंट्रेंस फी आपको आना ही है। इनके बिना बहुत कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये 2 आइटम होते ही होते। तो मैंने आपको इसकी ट्रीटमेंट अभी समझाई। अब आप देखो बेटा नेक्स्ट हम क्या समझ रहे हैं। नेक्स्ट आइटम, डोनेशन। डोनेशन बेटा 2 तरह की होती है। एक होती है जनरल डोनेशन, एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन होती है, जैसे सिर्फ लिखा है कि हमें डोनेशन मिली 2 लाख, वो जनरल है। पर अगर लिखा है डोनेशन फॉर लाइब्रेरी रूम, डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इसका एक पर्पस दिया हुआ कि हमें इसको यूज कहां पे करना है, तब वो हो गया स्पेसिफिक। और सिर्फ डोनेशन लिखा है तो वो जनरल हो गया। डोनेशन की जगह गवर्नमेंट ग्रांट भी लिखा हो, बात एक ही। गवर्नमेंट ग्रांट लिखा हो, डोनेशन लिखा हो, एक ही बात। अब देखो बेटा मैं इसके आगे क्या समझ, अगर जनरल डोनेशन है या स्पेसिफिक डोनेशन, इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी हमें देखना। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें समझना है डोनेशन कोई भी हो वो रिसीव हो रही है। तो जब क्लब अपना रिसीट पेमेंट बनाएगा तो यहां पे चाहे जनरल डोनेशन हो, चाहे डोनेशन फॉर लाइब्रेरी रूम हो, कोई भी डोनेशन हो रिसीट में तो आना ही। दूसरा, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे इसमें जो ये जनरल डोनेशन है वो आएगी। उसका रीजन मैं बताता हूं। जो जनरल डोनेशन है वो रेकरिंग है, बार बार हो रही है, क्योंकि डोनेशन क्लब को मिल रही है। उसका काम यही है लोगों से डोनेशन लेना, गवर्नमेंट से ग्रांट लेना। उसके नेचर ऑफ बिजनेस में है, उसके अंदर ही है, तो होना ही है, रेकरिंग है। पर डोनेशन क्लब बिल्डिंग के लिए ले रहा है, लाइब्रेरी रूम के लिए ले रहा है, स्विमिंग पूल के लिए ले रहा है, क्लब पवेलियन के लिए ले रहा है, ऐसा तो कभी कभी होगा ना। जब बिल्डिंग बनेगी, जब लाइब्रेरी रूम बनेगा तो वो नॉन रेकरिंग हो गया ना, कभी कभी होगा। तो इसलिए अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो बैलेंस शीट में आएगी लायबिलिटी साइड। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी रूम यहां पे आएगी। अब आप फिर यही कहोगे जी ये लायबिलिटी कैसे हो गया, वो भी मैं बताता हूं। बेटा जो डोनेशन हमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रही है, जर्नल एंट्री क्या है, कैश डेबिट टू डोनेशन। डोनेशन अगर क्रेडिट हुई या तो वो इनकम है या वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगी, तीसरी जगह नहीं आ सकती। ये लायबिलिटी क्यों है, ये एक बिल्डिंग फंड की तरह है, या यहां पे लाइब्रेरी रूम के लिए मिला है तो ये एक लाइब्रेरी फंड की तरह हो गया। जिसका यूज हम लाइब्रेरी बनाने में करेंगे। कोई भी फंड होता है, रिजर्व होता है, प्रोविजन होता है, वो भी तो लायबिलिटी में आता है ना।
तो अगर हमें डोनेशन लाइब्रेरी रूम के लिए मिल रही है, बिल्डिंग के लिए मिल रही है, वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आती है। दो रीजन मैंने उसके बताए, एक तो उसका बैलेंस क्रेडिट है, दूसरा मैंने बताया वो एक फंड की तरह है जो हम फ्यूचर में यूज करेंगे तो वो लाइबिलिटी में ही आता है, फंड कोई भी होता है। अब देखो बेटा, आगे हम नेक्स्ट आइटम समझते। नेक्स्ट आइटम है बेटा लिगेसीज। लिगेसीज होता क्या है? लिगेसीज होता है एज पर विल ऑफ डिजीज्ड मेंबर अमाउंट received by club after his death। एक मेंबर की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके मृत्यु के पश्चात उसके विल, वसीयत के अकॉर्डिंग क्लब को कुछ अमाउंट मिल जाता है, इसको हम लिगेसीज बोलते। अब आप सीए कर रहे हो, मुझे सोच के बताओ बेटा, ये रेकरिंग होगा कि नॉन रेकरिंग होगा? क्या क्लब को ऐसा पैसा बार बार मिलेगा? बच्चे बता रहे हैं नहीं सर, ये नॉन रेकरिंग है, ऐसे लोग बहुत कम होंगे, मरते हुए भी क्लब के बारे में सोच रहे हैं कि हम मरने से पहले क्लब के स्विमिंग पूल में जाके बैठे रहते थे। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो स्विमिंग पूल तो बेटा खुला नहीं है, क्लब भी बंद है। चलो कोई बात नहीं, कभी ले चलेंगे आपको। तो समझना क्या है कि भाई लिगेसी जो होता है, डेथ के बाद विल के हिसाब से पैसा मिलना बार बार नहीं होगा, कभी कभार हो सकता। रीजन ये हुआ कि भाई अगर कोई मेंबर लिख के भी चला गया, मान लो एक आदमी मरा, विल बना गया, उसके मरने के बाद घर वाले बहुत रोए, बाद में उसकी विल खोली, देखा जी सब कुछ दे गया क्लब को और ये लिख के चला गया मेरे मरने के बाद घर वालों को बंगला साहिब गुरुद्वारे के बाद छोड़ दो। अब क्या होगा? तो घर वाले पहले तो रोएंगे, विल देख के और ज्यादा रोएंगे, फिर सब बैठ के सोचेंगे कि भाई अगर हम इस विल को ही जला दे, किसी को क्या पता कोई विल थी। और इंडिया का कानून ये कहता है अगर कोई वसीयत विल नहीं है तो जो उसके लीगल हेयरर है, उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, उनको ही मिलना है, क्योंकि विल नहीं है तो क्लब को तो कुछ मिल ही नहीं सकता। मान लो वो आदमी ज्यादा तेज था, किसी वकील को अपना वसीयत विल दे के चला गया, अब भाई वकील भी शरीफ आदमी नहीं, जैसे सीए हैं वैसे ही वकील, बल्कि उनसे भी थोड़ा हेरा फेरी में आ गई। अब वकील फोन कर रहा है घर वालों को कि भाई बुड्ढा मर गया, 500 करोड़ छोड़ गया, लिख के गया है, सब क्लब को देना है, तो बताओ आपको क्या दिया, मुझे क्या दिया? ऐसा करो 20% 100 करोड़ मुझे दे दो, 400 करोड़ आप ले लो, विल को आग लगाते हैं, आ जाओ, सर्दी के दिन है, हाथ सेकेंगे। तो भाई फिर कुछ नहीं मिला क्लब। मान लो वो क्लब के ट्रस्टी, क्लब के प्रेसिडेंट किसी को विल दे गया, भाई वो कौन सा शरीफ आदमी? देखो इंडिया में कुछ पैसा किसी को मिल जाना बहुत मुश्किल है, फ्रॉड होना बहुत आसान है। तो भाई क्लब को ऐसा पैसा मिल जाए बहुत मुश्किल बात है, इसलिए ये एक नॉन रेकरिंग आइटम है। तो कहाँ आएगा? रिसीट पेमेंट, उसमें तो आना ही है क्योंकि पैसा मिल रहा है। दूसरा, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा। वो मैंने बताया जो भी पैसा मिला, कैश, डेबिट, लिगेसी, क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी में आ रहा है, इनकम में आ नहीं सकता, नॉन रेकरिंग। तो ये बेटा हमने समझा लिगेसी, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? एनपीओ।
अब आप देखो नेक्स्ट आइटम, लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है? क्लब हर महीने मेंबर से सब्सक्रिप्शन लेता है। ये सब्सक्रिप्शन सपोज 2000 पर मंथ है, एक महीने का 2000। अब एक मेंबर है, उसकी एज है 40 ईयर्स, उसको लगता है भाई 70 ईयर्स तक वो क्लब का मेंबर रहेगा, 30 साल उसको और क्लब में रहना, ऐसा उसको लगता है। अब वो मेंबर क्लब को कहता है जी आप जो मुझसे सब्सक्रिप्शन हर महीने ले रहे हो ना 2000, मतलब साल के कितने हो गए? 24,000। आप क्या करो, मुझसे अगले 30 साल का पैसा एडवांस ले लो और मुझसे आज के बाद सब्सक्रिप्शन हर महीने मत मांगना। तो आप बताओ क्लब कितना पैसा उस मेंबर से लेगा? अगर उसको 30 साल और मेंबर रहना है तो आप कहोगे जी 24,000 इंटू 30 कर दो, ये आता है जी 7,20,000। इतने पैसे हम उससे ले लें तो हम उसको अब कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, हमने पूरा उससे एडवांस ले लिया। कितने बच्चे कह रहे हैं ये 7-20 सही आंसर? बेटा आप सीए कर रहे हो, बहुत सोच समझ के जवाब देना है। जब हम कहीं पार्टी में फंक्शन में घूमने जाते हैं, अभी तो नहीं जाओगे, जब भी जाओगे कोई हमसे पूछता है क्या कर रहे हो, आप बड़े खुश हो जाते हो जी मैं सीए कर रहा हूं। पर थोड़ी देर में फिर वो व्यक्ति मिलता है, फिर आपसे पूछता है किस कॉलेज से सीए कर रहे हो, आप कहते हो कॉलेज कोई नहीं, कॉलेज एक ही आईसीआई। फिर भी तुम नहीं समझे, इतना मान लो मैं सीए हूं, और आप बहुत खुश होते हो। थोड़ी देर में फिर घूमते फिरते वो व्यक्ति मिलता है, इस बार आपसे पूछता है कि मेरा टैक्स थोड़ा निकाल दो, इतनी इनकम है, आप सीए हो, थोड़ी हेल्प कर दो। बस अब आपकी टांगे हिलने लगेंगी, बाल खड़े हो जाएंगे, मेरा नंबर आप मिलाने लगोगे कि सर बता दो टैक्स के बारे में। तो बेटा सीए बोलना आसान है, पर सीए को समझना बहुत मुश्किल, इसलिए बेसिक पे ध्यान देना है। मैं आपको कह रहा हूं 7,20,000 क्लब लेगा, क्या ये अमाउंट सही है? मैं कहता हूं गलत। उसका रीजन क्या है बेटा? देखो क्लब हर महीने 2,000 ले रहे, अगर क्लब उस आदमी से आज 2 लाख भी ले ले और उसको कहीं इन्वेस्ट कर दे 12% की रेट पे, तो क्लब को हर महीने 2,000 उस इन्वेस्टमेंट से मिल जाएंगे जो वो आदमी दे रहा था, और 2 लाख फ्री के मिल गए। मतलब 7-20 नहीं, 2 लाख भी कोई दे देना तो पूरे लाइफ की मेंबरशिप उसकी बन जाएगी, सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 लाख का इंटरेस्ट उतना बनता है जो वो अमाउंट दे रहा है। बात समझ रहे हो? तो वो आदमी भी पागल थोड़ी है कि ऐसा करेगा, वो भी 2 लाख कहीं इन्वेस्ट करके क्लब को 2,000 नहीं दे देगा हर महीने, और 2 लाख उसके पास ही रहेंगे। बात समझ रहे हो? तो इसलिए ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो ये भी एक नॉन रेकरिंग आइटम हो गया। बहुत कम लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे जी पूरे लाइफ की सब्सक्रिप्शन हमसे आज ही ले लो, ऐसे लोग मिलने बहुत मुश्किल है। मैं क्लब में जाता रहता हूं, दिल्ली में जिम खाना क्लब इंडिया का नंबर 1 क्लब है, मेंबरशिप नहीं मिलती वहां की आराम से। अब क्लब में क्या होता है भाई? क्लब में ये होता है
कि वहां के लोग सब्सक्रिप्शन देते ही नहीं, कई महीने की ड्यू हो जाती है। क्लब का बेचारा मैनेजर सब लेटर भेजता रहता है कि भाई पे कर दो, कोई ध्यान नहीं देता। अब पकड़ते कैसे हैं उसको? जिस दिन वो अपने 10-12 दोस्तों को लाया हुआ है और बड़ी अपनी डींग हाँक रहा है, देखो जी मैं इस क्लब का मेंबर हूं, और हो क्या रहा है कि एकदम मैनेजर आ जाता है, बोलता है सर आपने 6 महीने की सब्सक्रिप्शन नहीं दी। अब बताओ, अब उसकी रेपुटेशन अपने दोस्तों के आगे खराब हो रही है। उस शर्म के मारे वो कहता है ये लो मेरा डेबिट कार्ड, इससे आप ले लो सब्सक्रिप्शन। ज्यादा नहीं होती, फिर भी भाई लोग इंडिया में कहां देते हैं? बिजली का बिल आखिरी दिन जमा करते हैं, कई तो करते ही नहीं है, फाइन दे देंगे कोई बात। इनकम टैक्स की रिटर्न पहले दिल्ली में जब ऑनलाइन नहीं था, फिजिकल जमा होती थी, जो लास्ट डेट होती थी ना उसमें कैंप लगता था प्रगति मैदान में, और लाखों लोग पहुंचे होते थे, रिटर्न ले लो आखिरी दिन, जबकि 1 अप्रैल के बाद कभी भी दे सकते हैं। इंडिया में कल्चर ऐसा ही है, हर काम वो जब बिल्कुल सिर पे आके कोई खड़ा नहीं हो जाता नहीं करता। तो हमें समझना है ऐसे लोग मिलने बहुत मुश्किल है जो पूरे लाइफ की अपनी सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे दे। तो ये भी एक नॉन रेकरिंग आइटम हुआ। तो बेटा ये भी कहाँ आएगा? एक तो रिसीट एंड पेमेंट, लाइफ मेंबरशिप फी, दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी। वो मैंने बार बार समझाया, ये क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट आइटम या तो इनकम में आएगा या लायबिलिटी में आएगा, और कहीं आ ही नहीं सकता ही। अब देखो नेक्स्ट आइटम क्या समझना है, लाइब्रेरी बुक्स। देखो बेटा लाइब्रेरी बुक्स क्या होती? क्लब जो होता है वो लाइब्रेरी बना के रखता है। तो जहां पे लाइब्रेरी होती है वहां पे बुक्स जो होती हैं वो एक एसेट है, फिक्स्ड एसेट। उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते। उसका रीजन क्या है बेटा? देखो जो लाइब्रेरी बुक्स है इनमें फिक्स्ड एसेट का नेचर होता है, क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म यूज होता है। दूसरा इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट होती है। ये दोनों फीचर फिक्स्ड एसेट के। जहां पे लाइब्रेरी होगी वहां पे बुक्स कोई सस्ती थोड़ी मिलती। अगर एक बुक है उसके कई वॉल्यूम आते हैं, नए नए एडिशन आते हैं, सारी बुक लाइब्रेरी में तो रखनी पड़ेंगी, तो लाखों की बुक आती, हैवी इन्वेस्टमेंट हो गई। दूसरा यूज लॉन्ग टर्म। ऐसी ऐसी लाइब्रेरी दिल्ली में आप जाओगे आपको 100 साल पुरानी किताब वहां मिल जाएगी, क्योंकि वो किताब फेंकते नहीं। जितनी पुरानी किताब उतनी लाइब्रेरी की वैल्यू। तो हमें समझना है कि लाइब्रेरी बुक जो होती है वो एक फिक्स्ड एसेट है, उस पर हम डिडक्शन लगाते। अगर एक नॉर्मल बिजनेस है जहां लाइब्रेरी नहीं है और हम बुक्स खरीदते तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। वो कहां जाता है? P&L। उसका रीजन वहां पे हम बुक को लंबे समय तक रखेंगे नहीं। जैसे आप डॉक्टर के क्लिनिक जाते हो, CA के ऑफिस जाते हो, वहां पे वेटिंग एरिया होता है, वहां कुछ किताबें पड़ी रहती। तो वो जो किताबें पड़ी हुई हैं उनका कोई लॉन्ग टर्म यूज नहीं है, वो सिर्फ पड़ी हैं, कल को दूसरी आ जाएंगी। लाइब्रेरी नहीं है ना वहां। तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंस है जो बुक्स एंड पीरियोडिकल नाम से P&L में आता है। पर अगर हम लाइब्रेरी के लिए बुक्स खरीद रहे हैं क्लब के केस में, तो लाइब्रेरी बुक हम खरीदेंगे तो रिसीट एंड पेमेंट, उसके पेमेंट में आएगा बाय लाइब्रेरी बुक्स।
दूसरा, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहां पे एसेट में हम दिखाएंगे लाइब्रेरी बुक्स, सपोज 1 लाख, इससे हम डेप्रीसिएशन कम करेंगे, सपोज 10,000। अब हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, इसका डेप्रीसिएशन यहां पे आएगा। बैलेंस शीट के एसेट में लाइब्रेरी बुक हम दिखाते हैं जैसे नॉर्मल कोई भी फिक्स्ड एसेट आती है, डिप्शन कम हो जाएगा, डेप्रीसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। यहां पे जितने की खरीदेंगे उतना पेमेंट हो रही है तो पेमेंट में आएगा। ये मैंने आपको बताया लाइब्रेरी बुक्स की क्या ट्रीटमेंट होगी एनपीओ। अब बेटा देखो, मैंने आपको बार बार बताया हमारा जो एकेएन सीए क्लासेस है उसका रिजल्ट कैसा जाता है, जिस वजह से आपको यहां एडमिशन लेना चाहिए। तो एक मैं आपको रिजल्ट बेटा दिखा रहा हूं, देखो यहां पे जो हमारे बच्चों की रैंक्स आ चुकी हैं, रैंक 4 से लेके आगे आपको बहुत बड़ी डिटेल यहां दिखाई देगी। बेटा ये रैंक कहां से आ जाती है? रैंक 4 आई हुई है शाश्वत गोयल, वही जिसकी मैंने मार्कशीट आपको दिखाई थी एक क्लास में, और उसके 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में आए हुए हैं, उसकी देखो रैंक भी 4 है। अगर किसी एक पेपर में पूरे नंबर आ जाते हैं, रैंक भी आपकी अच्छी बनती, तो आप भी बेटा इन रैंक होल्डर्स में शुमार हो सकते हो, आपकी भी पिकिंग आ सकती है। पर उसके लिए आपको फर्स्ट डे से मेहनत करनी, और ये बेटा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम आपको गूगल ड्राइव क्लासेस दे रहे हैं और आप घर बैठ के लैपटॉप से हमारी क्लास कर सकते हो। आगे जब फेस टू फेस स्टार्ट हो जाएगी दिल्ली में, सरकार हमें परमिशन दे देगी, जो मुझे लगता है बहुत जल्दी अब हो जाना चाहिए। धीरे धीरे लॉकडाउन को सरकार खोलने जा रही है, कुछ दिनों में फिर हम वापस फेस टू फेस पे आ जाएंगे, तो आप फिर उसमें शिफ्ट भी हो सकते हो या गूगल ड्राइव में ही कंटिन्यू भी कर सकते हो। चॉइस आपकी रहेगी कि आप गूगल ड्राइव लेते रहो या फेस टू फेस में आगे शिफ्ट हो जाओ। पर हम जो फीस आपसे ले लेंगे वो दोनों के लिए, कोई फेस टू फेस का हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे, बस वही 5,000 का डिफरेंस मैंने आपको बताया था जो पे करना होगा अगर आप फेस टू फेस में आना चाहते हो। गूगल ड्राइव में ही चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा चलता ही रहेगा। अब हम दोनों मोड पे रहेंगे। अभी तक हम फेस टू फेस पे थे, सैटेलाइट में हमने क्लासेस ली, E10 के साथ मिलके, कैरियर लॉन्चर के साथ मिलके, स्टार गेट के साथ मिलके, ब्राइट के साथ मिलके, 4 जगह हमने सैटेलाइट में क्लासेस ली हैं पिछले 20 साल के अंदर। और वो सैटेलाइट क्लासेस पूरे इंडिया के 150 सेंटर, इवन दुबई नेपाल तक भी सेंटर था, वहां तक गई हुई। हमारे दिल्ली में भी जो बच्चे पढ़ने आते हैं, पूरे इंडिया से, नेपाल के बहुत बच्चे आते हैं, वो हमसे यहाँ के दिल्ली में पीजी में रहते हैं और फेस टू फेस क्लासेस करते हैं। पर अब हम एक ऑप्शन और दे रहे हैं कि भाई आप अपने घर बैठ के भी क्लास कर सकते हो। तो बेटा देखो, अभी मैंने आपको कुछ आइटम है उनकी ट्रीटमेंट बताई, अब मैं आपको इसके आगे बता रहा हूं। अब हम क्या समझ रहे हैं, नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हमें दिया हुआ है रिसीट पेमेंट। इसमें दिया हुआ है बेटा बाय क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, इसकी हमने पेमेंट की है 2 लाख, और ये रिसीट पेमेंट है 2019-20 का। अब हमें क्या दिया है, 1 अप्रैल 19, 31 मार्च 20,
इसमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये पॉइंट भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा और बच्चों को इसमें डाउट रहता है। मैं आपको आज बहुत अच्छे से ये समझाने जा रहा हूं। और दिया है जी क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 60,000 80,000। मैंने आपको बताया रिसीट पेमेंट बना हुआ है, इसमें आ रहा है स्टेशनरी का क्रेडिटर, उसकी हमने पेमेंट की है 2 लाख। हमें ईयर के बिगनिंग का स्टेशनरी का स्टॉक दिया हुआ है, ईयर के एंड का स्टॉक दिया है और क्रेडिटर का बैलेंस दिया है बिगनिंग और एंड का। इतना आप नोट कर लो। अब हमें देखो बेटा क्या समझ, ये हमें दिया हुआ। अब मैं आपको बताता हूं इसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, वो मैं आपको समझा रहा हूं। इसके लिए देखो क्या समझना है। एक आपको समझना है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, इसका अकाउंट। इसमें बेटा क्या समझना है, जैसे यहां हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 60 है, क्लोजिंग 80। अब देखो एक दिया है रिसीट पेमेंट में क्रेडिटर की पेमेंट, वो यहां 2 कैश आएगा, 2 लाख है ये फिगर। ये क्रेडिटर की पेमेंट है जो यहां पे 2 कैश आ जाएगा, क्रेडिटर टू कैश एंट्री हो जाएगी। अब देखो बेटा यहां से बैलेंसिंग फिगर बाय परचेज आ जाएगी, कितनी हमने स्टेशनरी इस ईयर में परचेज की, वो यहां से बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो बन रही है 2,20,000। इससे हम क्या निकाल पाएंगे, परचेज कितना हुआ स्टेशनरी का, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर दिया है, पेमेंट दिया है, आपने क्या निकाल लिया, परचेज। अब देखो हमें क्या समझना, जब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इस अकाउंट में हम यहां पे लिखते हैं 2 स्टेशनरी कंज्यूम्ड। यहां पे स्टेशनरी जो पे हो रही है वो खर्चा नहीं है, कंजम्पशन खर्चा है। कंजम्पशन कैसे आएगी, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मैंने बताया 10,000 प्लस परचेज 2,20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना 12,000, तो 2,18,000 कंजम्पशन आए। अब हमें समझना है कंजम्पशन जो होता है किसी भी आइटम का जिसका स्टॉक दिया हुआ है वो एक्सपेंस होता है। कोई स्टेशनरी को खरीद लेना खर्चा नहीं है, ये अकाउंटिंग की बहुत बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूं। मान लो हमने स्टेशनरी खरीदी और वो गोडाउन में पड़ी है, हम यूज ही नहीं कर रहे, तो खर्चा थोड़ी डाल देंगे। खर्चे में तभी रिकॉर्ड हो सकता है जब हम क्या करते हैं,
उसकी कंजम्पशन करते। तो अगर स्टेशनरी का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दी है, परचेज दी है, तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कंजम्पशन होता है। ये रॉ मटेरियल का भी होगा, फाइनल अकाउंट में पढ़ोगे। कंजम्पशन को समझना बहुत आसान है भाई। मान लो हम सुबह उठे, अपना रेफ्रिजरेटर खोला, वहां पे 3 ऑरेंज, 3 संतरे पड़े। आप मार्केट में गए, 7 ऑरेंजेस और खरीद के आ गए, 3 + 7 10 ऑरेंज संतरे आपके पास। जब आप रात को सो रहे थे, 5 संतरे आपके पास थे। कितने संतरे पूरे दिन में आपने खा लिए, कंज्यूम कर लिए? तो 3 + 7 10 -5 जो एंड में बच गया, तो कंजम्पशन 5 की हुई। तो वही हम कंजम्पशन देख रहे हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। वो खर्चा है, खरीदना खर्चा नहीं है। दूसरा समझो बेटा, जब आप बनाओगे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट एक तो बनेगी 1 अप्रैल 19 में, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, जो ईयर के बिगिनिंग में बन रही। यहां पे स्टॉक आएगा स्टेशनरी का जो 10,000 है, लायबिलिटी में क्रेडिटर आएगा जो 60। बैलेंस शीट जो हम क्लोजिंग 31 मार्च में बनाएंगे, इसमें भी स्टॉक आएगा जो एंड का बैलेंस है 12,000। यहां पे क्रेडिटर आएगा जो एंड का बैलेंस है 80,000। तो बैलेंस शीट में स्टॉक आता है, एसेट में, लायबिलिटी में क्रेडिटर आता है। इतना ही बात आपको वैसे भी पता रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो बेटा अगर स्टेशनरी दी है, तो स्टेशनरी मान के चलो उसका स्टॉक दिया है और क्रेडिटर दिया है, तो वो रिसीट पेमेंट में भी आ रहा है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आ रहा है, वो बैलेंस शीट में भी आ रहा है। इतनी बात हमें समझनी है, सब जगह वार। इतना क्लियर हो गया आपको? अब देखो बेटा, हमें क्या समझ, इसके आगे हमें समझना है। अब मैं आपको रिसीट पेमेंट, इसका एक पूरा फॉर्मेट दे रहा हूं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 20। यहां पे आता है रिसीट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। मैंने आपको बताया रिसीट पेमेंट एक सिंपल कैश बैंक की तरह है। यहां पे हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, जो ईयर के फर्स्ट डे पे बैलेंस होगा किसका, कैश और बैंक का, वो यहां पे आता। अगर मान लो ओपनिंग बैलेंस में ओवरड्राफ्ट है, तो बाय ओपनिंग बैलेंस यहां पे आता है 1 अप्रैल 19। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है ना, वो इधर आता है। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना है। कैश बैंक दोनों का डेबिट बैलेंस है, तो दोनों डेबिट में आएंगे। अगर बैंक ओडी दिया है तो वो क्रेडिट में आए, पर ये ओपनिंग है, बिगिनिंग का बैलेंस। अब देखो आगे दूसरे आइटम यहां आएंगे। जैसे आपने देखा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है,
डोनेशन मिल रहा है, ये सब रिसीट में आ रहा है। पेमेंट में सैलरी आ रहा है, पेमेंट में लाइब्रेरी बुक्स भी आ रहा है। इतना आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। जो जो मैंने लिखा आप लिख लो, क्या रिसीट में आ रहा है, क्या पेमेंट में आ रहा है, नोट कर लो इतना। अभी हमने समझा ओपनिंग बैलेंस दोनों तरफ आएगा। कुछ आइटम मैंने रिसीट के लिखे, कुछ पेमेंट के लिखे, इसको आप नोट कर लो। अब आप देखो बेटा और क्या क्या यहां पे आएगा। रिसीट में मैंने बताया लीगेसीज आता है, लाइफ मेंबरशिप फी आता है, और आ सकता है जैसे हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई डिविडेंड मिल रहा है, अगर वो रिसीव हो रहा है रिसीट में आएगा। और बेटा इसमें क्या आता है, जैसे हम किसी एसेट की सेल करते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो सेल से भी पैसा मिल रहा है तो वो रिसीट में ही आता है। ये जबकि कैपिटल नेचर का आइटम है, लीगेसी भी कैपिटल है, लाइफ मेंबरशिप भी कैपिटल है। एंट्रेंस फी हमें मिल रही है, वो यहीं पे आती है, अभी बताया था। और इसमें क्या आ सकता है बेटा, सेल ऑफ टिकट ऑफ मैचेस, क्लब कोई मैच ऑर्गेनाइज करता है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, उसकी टिकट बिकती है, उसकी सेल होती है, पैसा आता है, वो भी यहां आएगा। अब देखो बेटा और पेमेंट क्या है, हमने सैलरी लिखी, बिल्डिंग लिखी, ऐसे ही रेंट हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब एक्सपेंस है, पेमेंट में आ रहे। फर्नीचर हो गया, ये सब चाहे कैपिटल नेचर हो, रेवेन्यू हो, इसमें आता। इसके अलावा जैसे हम एक्सपेंस करते ऑन मैचेस, जो मैंने बताया मैचेस की टिकट की सेल हुई, इधर आ रहा है, पर खर्चा भी तो होगा। क्लब कोई मैच ऑर्गेनाइज करेगा, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करेगा, दिवाली मेला लगा रहा है, कोई ऐसी बात हो रही है, फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, उसमें सेल भी होगी टिकट की और खर्चा भी होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया 31 मार्च 20 ईयर के एंड का, किसका, कैश और बैंक, इधर आता है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा इधर आएगा क्लोजिंग बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट। 31 मार्च 2020 में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, क्लोजिंग इधर आएगा। कैश और बैंक का डेबिट बैलेंस हुआ, मतलब बैलेंस बच गया कैश बैंक में, तो इधर आएगा। ये हमें बात समझ, ये मैं आपको बता रहा हूं। रिसीट पेमेंट अकाउंट का एक फॉर्मेट, ये कंप्लीट नहीं है, आइटम तो कुछ भी हो सकते।
मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं, रिसीट में क्या आ रहा है, पेमेंट में क्या आ रहा है, कैसे बनता है, फॉर्मेट क्या है। पहले ओपनिंग बैलेंस दिखाना है, फिर क्लोजिंग दिखाना है, बीच में इस साल में क्या क्या रिसीट आई, पेमेंट हुई, वो हम सारी बातें समझ। ये मैंने एक आपको फॉर्मेट दिया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब मैं बेटा आपको आगे बताने जा रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। For the year ended on 31st March 20, इसका बेटा फॉर्मेट होता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, जैसे P&L बनता है, ये वैसा ही अकाउंट। इसमें बेटा सिर्फ रेवेन्यू आइटम आते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन है वो इसमें आएगा, एंट्रेंस फी आएगा जो कैपिटलाइज नहीं हो रहा, जनरल डोनेशन आएगा, इंटरेस्ट डिविडेंड हमें ऐसा कुछ मिल रहा है इसमें आएगा, एक्सपेंस में आएगा सैलरी, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब खर्चे एक्सपेंस में आएंगे। इसके अलावा बेटा देखो इसमें और क्या आता है, इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट। अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट जैसे बिल्डिंग है या इन्वेस्टमेंट है उसको बेच देते और बेचने पे हमें फायदा होता है, तो वो जैसे P&L में जाता है इसमें इनकम में आएगा। अगर लॉस हो जाता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, तो वो यहां पे एक्सपेंस वाले साइड पे आ जाए। प्रॉफिट होगा इनकम में आएगा, लॉस होगा एक्सपेंस में आएगा। इसको आप बेटा नोट कर लो, जितना मैंने अभी तक लिखा है इसको नोट कर लो। देखो बेटा, और इसमें क्या आइटम आएंगे हमें समझना है। ये मैंने अभी कुछ आइटम लिखे। नेक्स्ट देखो बेटा इसमें क्या आएगा। नेक्स्ट इसमें आएगा जैसे मैंने बताया एक्सपेंस ऑन मैचेस या फंक्शन। सपोज वो 10,000,
और उसकी जो टिकट की सेल जो हमने रिसीट में लिखी थी सपोज 8,000, तो 2,000 एक्सपेंस में नेट फिगर आएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें नेट फिगर दिखानी। अगर 10,000 हमारा खर्चा हुआ फंक्शन करने में, मैच करने में, और टिकट बिकी 8,000 की, तो हमें घाटा हुआ कि फायदा हुआ? 2,000 का घाटा हुआ। इसमें वो नेट फिगर आती है, अलग अलग नहीं लिखना है इसमें। पर सपोज अगर सेल ऑफ टिकट ऑफ मैचेस या फंक्शन वो ही 15,000 की, और इस पे जो खर्चा हुआ वो है 10,000, तो तब ये 5,000 इनकम में नेट फिगर आ जाएगी। हमें समझना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नेट फिगर आती है, उसमें अलग अलग नहीं दिखाते। खर्चा ज्यादा है तो एक्सपेंस में आ गया, इनकम ज्यादा है तो इनकम में आ गया। इतना क्लियर हो गया? अब देखो बेटा क्या समझ, यहां पे हमें आगे समझना है एक्सपेंस ऑन मैचेस फंक्शन और टिकट की सेल। इस बात को हमने समझा कि कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है। यहां पे आता है डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, वो भी एक्सपेंस में आता है। अब हम बेटा क्या करते हैं, इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टोटल करते हैं। अगर इनकम ज्यादा है तो यहां पे आता है सरप्लस, या इसका एक नाम और होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक ही बात, वो यहां से आता है बैलेंसिंग फिगर। मतलब अगर इनकम ज्यादा है तो सरप्लस जो है वो एक बैलेंसिंग फिगर है, या इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंस ज्यादा है वो होता है डेफिसिट। ये भी यहां से बैलेंसिंग फिगर आती है, या तो इनकम ज्यादा होगी या एक्सपेंस ज्यादा होगा। इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ये बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मैंने आपको एक कंप्लीट फॉर्मेट दिया है कि एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है। अगर इनकम ज्यादा है सरप्लस आएगा, एक्सपेंस ज्यादा है डेफिसिट आएगा। जैसे P&L में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है, ये वही चीज है, बस इसको बनाने का तरीका अलग है, लिखना वैसे ही है। नेट प्रॉफिट को ही सरप्लस बोलते हैं, नेट लॉस को डेफिसिट बोलते हैं, बात वही। अब बेटा हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एनपीओ का समझना है, जो क्वेश्चन में बहुत आपकी हेल्प करेगा। इतना आप सबने नोट कर लिया होगा मुझे लगता है। उस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले बेटा मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो मैं हमेशा आपके साथ फाइनल तक, सीए बनने तक हूं, बनने के बाद भी कभी आप मुझे कॉल कर सकते हो लाइफ में, कभी मेरी जरूरत आपको लगे क्योंकि बेटा मुझे हमेशा स्टूडेंट का ही ख्याल आता है। जब भी ख्याल आया आपका आया, जब भी ख्याल आया आपका आया। आंख बंद कर ली तो ख्वाब आपका आया। जब भी आया ख्याल आपका आया, आंख बंद कर ली तो ख्वाब आपका आया। सोचा खुदा को याद कर ले पल दो पल, पर होठ खुले तो नाम आपका आए। बेटा मेरे दिमाग में, मेरे अंदर हमेशा आपका ही नाम रहता। मेरे स्टूडेंट कैसे एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 शाश्वत गोयल की तरह ले लें, बस यही मेरे दिमाग में हर टाइम चलता। कैसे आपकी रैंक आ जाए, आप एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन जाओ। मैं रहूं, नितेश सर रहे,
हमारे मैथ्स के सर रहे, हम पूरी मेहनत आपके लिए कर और आपको उस मकाम पे लाना चाहते हैं कि हम आपकी रैंक आए, आप बहुत अच्छे क्वालिफाइड सीए बनो, लाइफ में तरक्की करो। पर कुछ मेरे बच्चे शरारती तत्व हैं। अब लक्ष्मी नगर में ही हम क्लास लेते हैं, सामने मेट्रो स्टेशन है लक्ष्मी नगर का, और बच्चों की आदत, लड़कों की 10-12 जाके जी वहां बैठ जाते हैं। काम कुछ नहीं है उनको, बस देखते हैं आसपास क्या हो रहा है। समझ रहे हो लड़कों की आदत क्या होती है? अब तभी एक लड़का बैठा था, उसने क्या देखा, एक लड़की खड़ी है, कर क्या रही है, एक मशीन है जिसपे उसका वेट होगा और कॉइन डलेगा, एक स्लिप निकलेगी, वेट आ जाए। वो खड़ी हो गई लड़की, लड़का बेंच पे बैठ के देख रहा है। उसने कॉइन डाला, वेट आ गया जी 65 केजी। अब लड़की को तो नींद नहीं आएगी, वेट इतना है। उसने अपना बैग हटा दिया, फिर खड़ी हुई, वेट आ गया जी 64। उसने सैंडल उतार दिए, फिर खड़ी हुई, वेट आ गया जी 63। सर्दी के दिन थे, जैकेट भी हटा दी, फिर खड़ी हुई, वेट आ गया और ½ केजी कम हो गया। अब लड़की के पास कॉइन ही खत्म हो गया। लड़का भाग के आया, बोला कॉइन मैं डाल रहा हूं, तू चालू रख। अब बेटा देखो, ऐसी शरारतें नहीं करनी लाइफ में, हमें एक सभ्य नागरिक बनना है। ये जोक है बेटा, ऐसा सीरियस मत हो। यहाँ लक्ष्मी नगर में कोई ऐसा करेगा, अभी पिटाई हो रही होगी उसकी, ना कोई यहाँ मशीन है। ये सब बेटा मैं कहानी सुनाता रहता, क्यों? ताकि आपको पढ़ाई ना लगे, आप ऐसे ही हंसते खेलते सीए बन जाओ। सीए को ये ना समझो जी पता नहीं हम किस खतरनाक कोर्स में आ गए, हमारे भाई ने बताया कि एक ही बच्चा पास होता है 100 में और बहुत मुश्किल कोर्स है, बर्बाद हो जाओगे। कुछ नहीं, मैं आपके सामने सीए बन के खड़ा हूं, 21 साल पहले बन गया था, आप भी बनोगे। बस टेंशन में नहीं आना, हंसते खेलते पढ़ाई करनी, पढ़ाई को भी इंजॉय करना है, उसको बोझ नहीं मानना। जिस दिन पढ़ाई इंजॉय करने लगोगे कुछ बन जाओगे। मैं एक सिंपल बात पूछता हूं, आप क्लास में बैठे हो, लाइट चली जाए, कितनी गर्मी लगेगी, पसीने बहने लगेंगे, हमें लगेगा पता नहीं कितना बड़ा अत्याचार हो गया हमारे साथ, हमें बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। पर यही बेटा जब हम क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसमें गर्मी क्यों नहीं लगती? जबकि पसीना तो वहां बहुत बहता है। हमारी मम्मी बुलाती रहती है, बेटा आ जाओ, खाना खा लो, चाय पी लो, दूध पी लो, बच्चा लगा हुआ है जी, मेरी बैटिंग है, मैं कैसे घर आ जाऊं? तो क्यों वहां गर्मी का एहसास नहीं होता? उसका रीजन ये होता है कि जो वो स्पोर्ट्स होता है उसकी इंजॉयमेंट उस गर्मी से बहुत ऊपर होती है, तो हमें वहां पे गर्मी सर्दी इनका भूख का प्यास का एहसास ही नहीं होता। तो हमें पढ़ाई को भी उस लेवल पे जाके करना है। ये कोई आसान काम नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी बात कहना आपका सुनना बहुत आसान है, पर बेटा उस पे चलना मुश्किल है। ये इश्क नहीं है आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना, पर इश्क कुछ नहीं है। मैं कहता हूं ये सीए नहीं है आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना, तैर के भी नहीं, डुबकी लगा के आग के दरिया में जाओगे तब सीए बनो। और सीए कोर्स क्या है कि भाई एक जगह जीसस क्राइस्ट का स्टैचू लगा था, नीचे लिखा था गॉड नेवर फेल्स, भगवान कभी हारता नहीं। एक सीए का बच्चा गया जो फाइनल में 6 बार फेल हो गया था, नीचे लिख के आ गया लेट हिम टेक सीए एग्जाम। उसने कहा इस भगवान को जो कभी हारा नहीं, सीए के पेपर में बिठा दो, पता चलेगा हारता है कि जीतता है। तो भाई सीए तो वो मुश्किल कोर्स, पर उसको अगर हम पढ़ाई को एंजॉय करके करें, जैसे हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हम समझे जी अकाउंटिंग क्या है, हम सीए बनेंगे। कोई एनपीओ हमारे पास आएगी, हमें कहेगी हमारा रिसीट पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, और हम उसको 2 लाख
अपनी फी का बिल देंगे, हमें वो 2 लाख देगा। जिस दिन माइंड में ये आना शुरू हुआ ना, आप एनपीओ करने लग जाओ। क्यों? आपको लगेगा मुझे पैसा मिलेगा। पैसे से बड़ा मोटिवेशन इंडिया में मुझे लगता है बहुत कम है। नीड हायरार्की थ्योरी होती है ना, अभी आपको पैसा ही सब कुछ लगेगा। जब मेरे लेवल पे आ जाओगे तब पैसा कुछ नहीं लगेगा। पर मुझे बेटा बहुत साल हो गए, अब मुझे क्या है, पैसा कुछ लगता नहीं। आज मैं कुछ ना करूं, मेरी 10 पुश्तों को पैसे की दिक्कत नहीं, उतना कमा लिए, अब क्या करना। तो पैसा बहुत बड़ी चीज है, वो एक मोटिवेशन है, उसको आप रखो कि हम अच्छी जॉब करेंगे, सैलरी मिलेगी, प्रैक्टिस करेंगे, पैसा आएगा। वो माइंड में लेके पढ़ाई करो। दुनिया में रिस्पेक्ट मिलेगी। कहीं एक सीए जाता है, एक रिस्पेक्ट मिलती है उसको कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके लिए हम पढ़ रहे। आम आदमी तो बहुत है, हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़ है और सीए सिर्फ 2 लाख है। 2.5 लाख मेंबरशिप है, जो एक्चुअल में सीए होंगे 2 लाख ही होंगे। कुछ इंडिया में नहीं है, कुछ बेचारे मर गए होंगे। और इंजीनियर कितने, डॉक्टर कितने हैं? वो तो लाखों में है। 25-30 लाख इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे उतने ही। सीए तो बहुत कम है। तो बेटा सीए बनना है तो उसके लिए मेहनत करनी है, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पढ़ाई को एंजॉय करना है। जिस दिन पढ़ाई को आप एक मनोरंजन की तरह लोगे, पढ़ाई भी आसान हो जाएगी, जिंदगी आसान बन जाएगी। आप अब देखो बेटा, हमें एक बहुत जरूरी बात एनपीओ में समझनी है। वो क्या है? देखो, एनपीओ में समझना है कि हमें रिसीट पेमेंट गिवन है। जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आते, और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। और ये भी ईयर 1920 का दिया हुआ है, जो बनाना है वो भी इस ईयर का बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे उस बात को हमें समझ। एक बेसिक बात मैं समझा रहा हूं जिससे क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब क्या समझना है बेटा इसमें? जैसे हमें सैलरी दी हुई, तो वो सैलरी की पेमेंट है जो इस साल में हुई, पर हमें जो यहां लिखना है वो इस साल का सैलरी का एक्सपेंस लिखना है। दोनों में डिफरेंस। पेमेंट तो हो गई जो हमने पेमेंट की है, पर खर्चा इस साल का उतना है कि नहीं वो अलग बात है। अब दोनों में डिफरेंस कैसे हमें समझ आएगा वो बात देख। अगर हमें सैलरी पेड ईयर 1920 की सपोज दी है 2 लाख, इससे हमें एक्सपेंस निकालना है। तो हमें क्या देखना होगा? जब ये ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 19, जितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग ईयर के बिगनिंग में, मतलब ये एक्सपेंस है पिछले साल का, पर इसकी जो पेमेंट हुई वो इस साल हुई होगी 1920 में। जो भी खर्चा पिछले साल आउटस्टैंडिंग होता है अगले साल पे होता है। तो 1 अप्रैल 19 इस दिन अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग थी तो उसकी पेमेंट हुई होगी कब? 1920, इस ईयर में। पिछले साल 18-19 में वो आउटस्टैंडिंग रह गई होगी, तभी कैरी फॉरवर्ड होके आ गई इस साल में, अब वो पे हो गई। तो अगर इसकी पेमेंट 1920 में हुई तो ये इस 2 लाख के अंदर है, पर वो खर्चा इस साल का है कि पिछले साल का है? पिछले साल का है। और हमें अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है जिसमें करंट ईयर का एक्सपेंस दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? अगर ये अमाउंट हमें 10,000 दिया हुआ, इसको हम इस 2 लाख से माइनस कर दें। उसका रीजन क्या है? ये सैलरी पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी, पे इस साल हुई, तो ये इस साल की पेमेंट में है, पर खर्चा ये पिछले साल का है, तो उसको माइनस करना होगा, क्योंकि हम अब इस साल का खर्चा निकालना चाहते हैं। अब आप देखो,
अगर सैलरी हमें दी हुई है आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 20 में, ये इस साल का आउटस्टैंडिंग, तो ये एक्सपेंस तो इस साल का है, पर इसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होगी। अब अगर ये खर्चा इस साल का है पर पे नहीं हुआ और हम करंट ईयर का 1920 का एक्सपेंस निकाल रहे हैं, तो इस अमाउंट को हम ऐड कर देंगे। सपोज ये 12,000, उसका रीजन बेटा इस साल का खर्चा पे नहीं हुआ, तो एक्रूअल पे अकाउंटिंग होती है, वो तो इस साल के एक्सपेंस में ही आएगा। जैसे आप नॉर्मल ट्रेडिंग P&L पढ़ते हो, वहां पे ट्रायल बैलेंस में सैलरी 10,000 दिया है, नीचे लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, उसको ऐड कर देते हो ना, वही बात है। ऐसे ही देखो, अगर सैलरी हमें दी हुई है प्रीपेड, कब? 1 अप्रैल 19, तो ये सैलरी जो होगी पे हो गई पिछले साल, पर ये एक्सपेंस इस साल का है, क्योंकि जो प्रीपेड बिगनिंग का है वो लास्ट ईयर के एंड से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो ये सैलरी पिछले साल पे हुई, खर्चा इस साल का है। अब हमें जो रिसीट पेमेंट इस साल का दिया उसमें ये नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये पे पिछले साल हो गया था, पर ये खर्चा इस साल का है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। सपोज 15,000। ऐसे ही अगर सैलरी दिया हुआ है प्रीपेड 31 मार्च 2020 में, तो ये पे तो हुआ इस साल, पर ये एक्सपेंस है नेक्स्ट ईयर का, जो एडवांस में इस साल पे हो गया। तो ये पे इस साल हुआ है तो पेमेंट में है, पर खर्चा तो अगले साल का है, इस साल का नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? माइनस कर दें। अब जो फिगर आएगी वो एक्सपेंस आ जाएगा सैलरी का फॉर द ईयर 1920। एक बार आप देखो प्लस माइनस करके क्या आ रहा है, पूरा चेक करो, कैलकुलेटर पे देखो। सैलरी 2 लाख थी जो पेमेंट हुई, इसमें 10,000 माइनस करना, 12,000 प्लस करना है, 15,000 प्लस करना है, 13,000 माइनस करना। ये बेटा आ रहा है 2,04,000। एक बार कैलकुलेशन आप चेक भी कर लो। 2,04,000 हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आए। देखो, मैंने यहां पे आपको एक बात समझाई, कोई भी एक्सपेंस बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है, माइनस करो, एंड का आउटस्टैंडिंग ऐड करो, बिगिनिंग का प्रीपेड ऐड करो, एंड का प्रीपेड माइनस करो। उसका एक लॉजिक मैंने आपको समझाया। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, एग्जाम में तो इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास कि हम इतना सोचने लगे जी पे कब हुआ, खर्चा कब का है, इतना थोड़ी, इतना तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो बेटा मैं बहुत आसान तरीका भी एक बता रहा हूं कि इसको कैसे हमें एग्जाम में करना, वो मैं शॉर्टकट है अभी बता रहा हूं। पहले बता देता तो आप इसको समझते नहीं, बच्चों की आदत वही है। तो बेटा आसान तरीका क्या है, देखो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का है और आउटस्टैंडिंग एंड का है। ऐसे ही प्रीपेड बिगिनिंग का है, प्रीपेड एंड का है। अब हमें समझना क्या है, अगर बेटा आपको मैं सिंपल बात पूछूं जो आपको सबको पता है, अगर ट्रायल बैलेंस में सैलरी 10,000 दिया है, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, तो आप जब P&L में सैलरी लिखोगे 10,000, उसमें 2,000 ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करो? आप कहोगे जी ऐड करेंगे, इतना तो हमें आता है, एंड का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, बस।
इसको लिख दो। अब देखो, अगर एंड का आउटस्टैंडिंग ऐड हुआ तो बिगनिंग का सब्ट्रैक्ट, इससे उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाए। अब ये जो साइन है यहां पे अगर हम प्रीपेड में आएंगे तो वो इसका उल्टा होगा। जैसे ये माइनस है तो ये प्लस है तो ये माइनस। इतनी बस बात मेरी समझनी भाई। एंड का आउटस्टैंडिंग ऐड हुआ, बिगनिंग का उल्टा माइनस होगा, और प्रीपेड आउटस्टैंडिंग से उल्टा होता है। आपने एक साइन लिखा प्लस एंड का, बाकी अपने आप बन गया, सोचने की जरूरत नहीं। अब जब आप एग्जाम में जाओगे देख लोगे जी क्वेश्चन किसका आया है। हमें रिसीट पेमेंट दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। ये तो बहुत सारे आइटम होंगे, चाहे आइटम एक्सपेंस का हो चाहे आइटम इनकम का हो, रूल सेम लगता है। मतलब चाहे हम सैलरी के लिए कर रहे हैं चाहे हम सब्सक्रिप्शन के लिए कर रहे हैं, करना यही है जो मैंने अभी सैलरी के लिए बताया। सब्सक्रिप्शन भी होगा तो वही करेंगे, बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस एंड का ऐड, बिगनिंग का एडवांस ऐड, एंड का एडवांस माइनस, करना वही। तो हमें तो बार बार सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा एग्जाम में रफ शीट मिलती है, बस ये साइन का एक टेबल बना लेना, जो मैंने आसान तरीका समझाया। अब इसमें देखते रहना करना क्या है, और करते रहना जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी हो जाए। तो बेटा यही फायदा आपका एक अच्छी जगह पे क्लास करने का। कुछ ऐसी बातें आपको समझ आएंगी जो बुक्स में नहीं होती है सब चीजें। बुक में तो सीधे बस दे रखा है, अपने आप सिर मारते रहो उसमें। बात समझ रहे हो? तो बेटा ये मैंने बताया, अगर रिसीट पेमेंट दिया और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं तो क्या होगा। ऐसे ही बस एक छोटी बात समझ लेनी। सपोज हमें एग्जाम में उल्टा आ जाता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और हमें वो कहता है जी रिसीट पेमेंट बनाओ, और ईयर वही है 1920, तब क्या होगा। तब बेटा इसका भी मैं आसान तरीका बता रहा हूं, वही आउटस्टैंडिंग बिगनिंग एंड प्रीपेड या एडवांस बिगनिंग एंड वैसे ही लिख लेना। अब आपको करना क्या है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको पता है ऐड होता है, पर यहां पे हम अब क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस से पेमेंट पे आ रहे हैं तो उल्टा लिख देना। मतलब ये अब प्लस नहीं माइनस होगा। जो मैंने आपको एंड का आउटस्टैंडिंग बोला ऐड होगा, यहां पे माइनस करना है। उसका लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि भाई यहां पे एक्सपेंस हमें सैलरी दिया हुआ, वो इस साल का खर्चा है। अब एंड का जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था वो उस खर्चे के तो अंदर है, क्योंकि अकाउंटिंग एक्रूवल पे हो रही है, पर हम उस खर्चे से इस साल पे कितना हुआ निकाल रहे हैं। तो जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो भी पे तो नहीं हुआ ना, तो पेमेंट निकालने के लिए माइनस करना होगा। या आप सिंपल समझ लो, बस उससे उल्टा लिखना है। अब ये आ गया तो ये इससे उल्टा, और ये दोनों इन दोनों का उल्टा, बस हो गया। सिंपल आपको उल्टा लिख देना है। और एक बार आपने इतना कर दिया, एग्जाम में ये लिख दिया, फिर तो भाई कोई बात ही नहीं। फिर तो बस आपको देख के उससे प्लस माइनस क्या होगा पता चल जाएगा, कोई क्वेश्चन आप कर लोगे। तो बेटा एनपीओ का एक ओवरऑल आइडिया मैंने आपको दिया, क्वेश्चन हम करेंगे और आगे इसमें कुछ बातें समझेंगे। अभी एक डेमो लेक्चर है, इसमें मैं इतना ही आपको बताऊंगा, सब कुछ ही भाई बता दिया तो रह क्या जाए। ये तो बेटा मूवी का ट्रेलर है, अभी मूवी आनी बाकी, पर ट्रेलर आपको अच्छा लगेगा तभी तो टिकट खरीदोगे। तो भाई आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।